दिल्ली के लाल किले के पास एक पुरानी नवाबी हवेली थी। उस रात हवेली की रोशनियों में अजीब सा सन्नाटा था। अंदर एक झरोखे से जैनब बाहर झांक रही थी, नवाब सरफराज अली की खूबसूरत और नाजुक बेटी। नीचे काली घोड़ी पर सवार आदिल, जो एक बहादुर सिपाही था, गली से गुजर रहा था। दोनों की निगाहें टकराईं और जैसे वक्त वहीं ठहर गया। प्यार की एक चिंगारी थी जो धीरे धीरे शोला बनने वाली थी, लेकिन इस मोहब्बत की राह आसान नहीं थी। दिल्ली में अंग्रेजी फौज का खौफ बढ़ रहा था और एक गहरी साजिश हवेली की दीवारों में छुपी थी। आदिल उस रात हवेली के पास से गुजरा तो जैनब की आंखों में एक अजीब सा जादू था। वो जानता था कि नवाब सरफराज अली की बेटी से मिलना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन दिल के आगे दिमाग कब तक चलता। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाग में चांदनी फैली थी। जैनब अपने कमरे से निकलकर बाग की तरफ आई और वहां पहले से छुपा हुआ आदिल उसका इंतजार कर रहा था। अगर अब्बा को पता चल गया तो, जैनब की आवाज में घबराहट थी, तो मैं उनकी तलवार से पहले ही अपने दिल पर वार कर लूंगा, आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैनब ने उसकी आंखों में देखा। उनमें सच्चाई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवेली की एक खिड़की से कोई यह सब देख रहा था। गुलाम मीर, जो नवाब का वफादार होने का दावा करता था, लेकिन असल में अंग्रेजों के लिए जासूसी करता था। अगले दिन नवाब को एक गुमनाम खत मिला। आपकी बेटी एक बागी सिपाही से मोहब्बत करती है। यह इश्क आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। नवाब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने फौरन पहरे बढ़ा दिए और जैनब को उसके कमरे में कैद कर दिया। उधर अंग्रेजी फौज ने विद्रोहियों की तलाश तेज कर दी थी। गुलाम मीर ने आदिल का नाम अंग्रेजों को दे दिया। एक रात जब आदिल जैनब से मिलने जा रहा था तो 4 अंग्रेजी सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया। अंधेरी गली में आदिल अकेला खड़ा था और सामने 4 अंग्रेजी सिपाही थे। उसने तलवार खींच ली। पहले वार में एक सिपाही गिर पड़ा, लेकिन बाकी तीनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आदिल ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आई। गोली आदिल के कंधे में लगी। खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह वह बचकर भाग निकला, मगर अब वह बुरी तरह घायल था। उधर हवेली में जैनब बेचैन थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। आधी रात को वह अपनी नौकरानी फरीदा की मदद से कमरे से बाहर निकली और छुपते छुपाते बाग की तरफ गई, लेकिन वहां जो देखा वह उसे तोड़ देने के लिए काफी था। आदिल जमीन पर पड़ा था। उसका कंधा खून से लाल हो चुका था। जैनब ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की। आदिल, तुम ठीक हो? आदिल ने मुश्किल से आंखें खोलीं। मैं ठीक हूं, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। हम पर खतरा है। तभी अचानक पीछे से तलवारों की चमक दिखी। नवाब के सिपाही वहां आ पहुंचे थे। आगे बढ़कर सबसे पहले गुलाम मीर आया, जिसने आदिल को पकड़ लिया। आपकी बेटी एक बागी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी नवाब साहब। गुलाम मीर की आवाज हवेली की दीवारों में गूंज उठी। नवाब गुस्से से तिलमिला उठे। जैनब, क्या यह सच है? जैनब ने अपने आंसू पोंछे और मजबूती से कहा, हाँ, मैं आदिल से मोहब्बत करती हूं, और अगर इश्क गुनाह है तो मैं यह गुनाह कबूल करती हूं। हवेली में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नवाब की बेटी एक बागी सिपाही के लिए अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हवेली के बड़े दालान में सन्नाटा पसरा था। चारों ओर जलते हुए मशालें झिलमिला रही थीं। नवाब सरफराज अली अपनी शान और शौकत के साथ अपने ऊंचे तख्त पर बैठे थे और उनके सामने जमीन पर जैनब और घायल आदिल खड़े थे। गुलाम मीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि आज नवाब का गुस्सा आदिल की जान ले लेगा। बोलो जैनब, नवाब की गरजती आवाज गूंजी। क्या तुम इस बागी के साथ भागने वाली थीं? जैनब ने अपना सिर ऊंचा किया और मजबूती से कहा, हां, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करती हूं। नवाब का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपनी तलवार खींच ली और बोले, मोहब्बत से ज्यादा हमारी इज्जत कीमती है। यह नामुमकिन है। आदिल अपनी चोट के बावजूद आगे बढ़ा और कहा, नवाब साहब, इश्क मजहब, सरहद और अमीरी गरीबी नहीं देखता। मैं जैनब से सच्चा इश्क करता हूं और उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं। जान ही देनी पड़ेगी। नवाब ने तलवार उठाई और आदिल पर वार करने वाले थे कि रुकिए। एक जोरदार आवाज आई। सबकी नजरें गुलाम मीर पर जा टिकीं, जो डर से कांप रहा था। पीछे खड़ी नौकरानी फरीदा के हाथ में एक खत था। नवाब साहब, ये देखिए, यह गुलाम मीर अंग्रेजों का जासूस है। फरीदा ने खत नवाब के सामने रखा। नवाब ने खत पढ़ा और उनका चेहरा सख्त हो गया।
उसमें साफ लिखा था कि गुलाम मीर ने ही अंग्रेजों को आदिल की मौजूदगी की खबर दी थी और वह हवेली के लोगों के खिलाफ साजिश कर रहा था। गुलाम मीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घुटनों के बल गिरा। नवाब साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन नवाब के लिए अब उसकी मौत ही सजा थी। उन्होंने अपने सिपाहियों को इशारा किया और देखते ही देखते गुलाम मीर की गर्दन तलवार से अलग कर दी गई। अब नवाब की नजर आदिल और जैनब पर पड़ी। तुम्हारी मोहब्बत ने हमें हमारी इज्जत के खिलाफ खड़ा कर दिया, लेकिन शायद इश्क सच्चा था। एक गहरी खामोशी के बाद उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बोले, जाओ, लेकिन कभी वापस मत आना। आदिल ने जैनब की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी और दर्द दोनों के। जैनब ने अपने पिता के सामने झुककर आखिरी बार सलाम किया और आदिल का हाथ थामकर हवेली से बाहर निकल गई। अंत। इतिहास का एक अनकहा इश्क जैनब और आदिल अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में शामिल हो गए। उनका इश्क तलवारों और गोलियों की धधकती आग में भी जिंदा रहा। इतिहास में उनके नाम दर्ज नहीं हुए, लेकिन उनकी मोहब्बत दिल्ली की हवाओं में आज भी जिंदा है। कभी कभी लाल किले के पास कोई खड़ा होकर फुसफुसाता है, इश्क हमेशा जीतता है।